जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके सामने एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट को लेकर, और आज हम प्रैक्टिस सेट 12 पे चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न लेकर आया हूं। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, आप देखेंगे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, कुछ लड़के कह रहे थे कि भैया जीएस में मन नहीं लगता पढ़ने में, याद नहीं होता है, बड़ी समस्या है, कितना भी पढ़ लें जीएस में क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं, जीएस का स्तर बढ़ नहीं रहा है, जीएस हमारा सबसे कमज़ोर है। तो उनको हम बता दें कि अगर आपका जीएस कमज़ोर है तो आज से जितना आप पढ़ते हैं जीएस को, उसका 2 घंटे और एक्स्ट्रा समय दे दीजिए, 2 घंटे और पढ़ने लगिए जीएस को। और रिजल्ट इतनी जल्दी उम्मीद ना करना, कम से कम 6 महीने बाद आप देखेंगे कि अब से और तब में आपका स्तर बहुत अंतर हो गया होगा। हालांकि कुछ लोग कई सालों से पढ़ रहे हैं तब भी उनका स्तर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप टाइम बढ़ाइए। जो चीज़ तुम्हें परेशान करती है सबसे ज़्यादा, उसको और टाइम दीजिए। जिस विषय में आप कमज़ोर हैं वहाँ थोड़ा और ज़्यादा फोकस करिए, समझे। और अगर टाइम नहीं दोगे, कोई भी चीज़ हो, जब तक टाइम नहीं दोगे वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। टाइम दीजिए, देखना आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। देखो, ग्रह को गैसीय ग्रह और एक होता है स्थलीय ग्रह। गैसीय ग्रह और स्थलीय ग्रह 2 तरीके से बांटा गया है। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह भी बांटा गया है इस आधार पे, लेकिन ये आधार भी है, एक है स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह, ठीक है। और एक है गैसीय ग्रह। ये 2 तरीके के ग्रह होते हैं। जो 8 ग्रह हैं उनमें से कुछ स्थलीय है और कुछ गैसीय है। स्थलीय ग्रह वे ग्रह जो पृथ्वी की तरह होते हैं या पृथ्वी की तरह बने हैं या जो पृथ्वी के जैसे मिलते जुलते हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, अपना पृथ्वी तो है ही, पृथ्वी और मंगल, ये हैं स्थलीय ग्रह। और गैसीय ग्रह में बाकी जो बचे हुए ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह कहलाते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो आप हमारे ऑप्शन में कौन से में? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि यूरेनस को ही अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरुण, और ये वरुण। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको गैसीय ग्रह कहते हैं। इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। और ये जो स्थलीय ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह, यानी कि स्थलीय ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और गैसीय ग्रह को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। और ये आपके सामने सारे ग्रह हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का पहला घंटा कहाँ से शुरू होता है? मतलब लोकसभा की बात करें तो आइए समझते हैं थोड़ा। आपको ये प्रश्न बहुत परेशान करता है, इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ। थोड़ा आज अच्छे से समझ लेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। लोकसभा का सदन, लोकसभा का जो सदन है ये 11 बजे शुरू होता है। कब? 11 बजे शुरू होता है, ठीक है। और 6 बजे बंद होता है, ठीक है। 11 से 6 चलता है। और इसमें 2 पालियां होती हैं। एक तो होती है पहली पाली, समझने वाली बात है, समझना। और एक होती है दूसरी पाली। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पहली पाली चलती है। और फिर 1 से 2 भोजन का समय होता है। ये महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ। 1 से 2 क्या होता है? भोजन का समय। और फिर 2 से 6 दूसरी पाली चलती है।
यही पहली पाली को दो भागों में बांटा गया है, एक तो 11 से 12 और फिर 12 से 1। ठीक है, 11 से 12 ये पहला घंटा है, पहला घंटा, इसी को हम प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, समझना। और 1 से 2 जो दूसरा घंटा है, दूसरा घंटा, इसको क्या कहते हैं? शून्यकाल, शून्यकाल। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल से। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा, पहला घंटा टाइम पूछ लेगा तो 11 से 12, और इसको कहते हैं क्या? प्रश्नकाल। दूसरा घंटा उसका टाइम क्या है? 12 से 1, और इसको कहते हैं शून्यकाल। हमसे पूछा है कि पहला घंटा, तो पहला घंटा क्या होगा? प्रश्नकाल। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किस शाखा, बौद्ध धर्म की किस शाखा मूर्ति पूजा पर जोर देती है? कौन सी शाखा? हीनयान, महायान, वज्रयान। तो बौद्ध धर्म की ये शाखाएं दी गई हैं, देखना समझते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी जम्मू कश्मीर में, JNK। कौन सी जगह? कुंडलवन, कुंडलवन। हर लाइन में प्रश्न है, ध्यान देना, हर फैक्ट पूछा गया है। कुंडलवन में, इसमें किसके समय में हुई थी ये बहुत पूछा जाता है। तो राजा कौन थे उस समय? कनिष्क, कुषाण वंश के शासक थे ये कनिष्क। ठीक है, और अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इनके अध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष अध्यक्ष थे कि उपाध्यक्ष थे? बताइए। एक अध्यक्ष थे और एक थे उपाध्यक्ष। अध्यक्ष थे वासुमित्र। कौन थे? अध्यक्ष थे वासुमित्र, और उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष, अश्वघोष। इनमें कंफ्यूज हो जाता है अक्सर, अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था, अक्सर लड़के इनमें कंफ्यूज होते हैं। ये है, ठीक है। इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में, इसी बौद्ध संगति में, ठीक है, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक था महायान और फिर दूसरा था हीनयान। तो जो महायान वाले थे ये मूर्ति पूजा पर जोर दिए, ये कहा मूर्ति पूजा पर। और जो हीनयान वाले थे, हीनयान शाखा के, इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राचीन जो शिक्षा थी, मूल शिक्षा थी, उसी को अपनाया। ये मूल शिक्षा अपनाए। लेकिन हमसे पूछा है कि मूर्ति पूजा पर जोर किसने दिया? तो महायान। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महायान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है और ये अभी बनाया गया है श्रीनगर में। बहादुर शहीदों की याद में इन्होंने ये बलिदान स्तंभ का स्थापना की वहाँ पे और राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। और ये श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल, क्या लिखना है यहाँ पे? तेल, मिस्टेक है थोड़ी। किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशकत्व क्रिया, तेल की निम्न श्यानता, गुरुत्वाकर्षण बल या उच्च ताप। तो बताना है कि लालटेन की बत्ती, आपने देखा होगा, अब बहुत से लड़के नहीं जानते हैं, पहले लैंप चलती थी, लालटेन चलती थी, उसी से हम लोगों ने पढ़ाई की है। एक टाइम गांव में लाइट नहीं थी हमारे, हमने लैंप रख के पढ़ाई की, समझे। और कई बार उसको गिरा लिया, अपनी कॉपी किताब भी जला लिए हैं, कई बार ऐसा हुआ है। तो उसमें जो बत्ती में तेल चढ़ता है तो वो केशकत्व क्रिया, लैंप की बत्ती में
तेल केशकत क्रिया से ऊपर चढ़ता है। केशकत क्रिया का एक और उदाहरण है, आपने देखा होगा जब वो पेन चलते थे जिनमें स्याही पड़ती थी, तो उसके साथ हम लोग एक स्याही सोखता भी रखते थे, जिसको क्या कहते हैं, स्याही सोखता को ब्लोटिंग पेपर या स्याही सोखता। ये भी केशकत क्रिया पे काम करता है, समझ रहे हो। इसमें होता क्या है कि छोटी छोटी बहुत सारी नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से तरल ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो केशकत क्रिया इसमें भी होती थी। और केशकत क्रिया के ही फलस्वरूप पौधों के विभिन्न भागों में जल और लवणों का संचालन होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि सेबी से क्या तो तात्पर्य है। सेबी की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, इसको हिंदी में ये नाम देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में स्थापना। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बताना है आपको। वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, ये इसकी सेबी की वर्तमान अध्यक्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। ध्यान देना, यानी कि ये कुछ अनुच्छेद दिए हैं, ये सारे अनुच्छेद मूल अधिकार से संबंधित हैं, तो बताना है कि आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं किया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 22-23 या अनुच्छेद 24-25। तो जो स्थगित नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में आपातकाल के समय भी, वो है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 ये नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है और 21 में क्या है, ऐसे क्या चीज़ें हैं इनमें जो इतनी महत्वपूर्ण इनको बनाती हैं। तो अनुच्छेद 20 गिरफ्तारी, अपराध के संबंध में जो गिरफ्तारी होती है उसके दो सिद्धि के संरक्षण में मतलब हमको अधिकार देता है। अगर किसी भी तरीके से तुम्हें अगर मान के चलो किसी ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने किसी भी अपराध को लेकर, तो उस समय हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं। हम अपना वकील कर सकते हैं, हमसे ज़बरदस्ती वो बयान नहीं ले सकते, ऐसी कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 21 में लिख लीजिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। याद रखना ये दोनों फैक्ट। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान। ध्यान देना, जीतेंगे हम, ये अभियान अभी चलाया गया है। ये पूछा है कि किसके द्वारा चला गया, अडानी ग्रुप के द्वारा, रिलायंस समूह के द्वारा, कि टाटा समूह के द्वारा या महिंद्रा समूह के द्वारा। तो ये जीतेंगे हम अभियान अभी ये चलाया गया है अडानी समूह के द्वारा। अभी हाल ही में अडानी डे मनाया गया है। अडानी डे मनाया गया है। क्यों मनाया गया है ये, अडानी कंपनी के संस्थापक गौतम अडानी, कौन, गौतम अडानी के 61वें जन्म दिवस पर अडानी डे मनाया गया। और इस अडानी डे की खास बात ये थी कि 1983
1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम को बुलाया इन्होंने और उनको सम्मानित किया। ठीक है, 1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम को सम्मानित किया और उसी टाइम इन्होंने उसी में जीतेंगे हम अभियान भी लॉन्च किया। ठीक है, उसी दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि होती क्या है? प्रतिध्वनि होती है जब हम बोलते हैं और कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर वापस हम तक आ जाए। कोई भी आवाज़ किसी माध्यम से टकराकर वापस अगर हमें सुनाई दे, उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और इसकी न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। ये मीटर में बताना है तो 17 मीटर कितनी होती है? 17 मीटर। ध्यान रखना। अगर आपने देखा होगा कोई बड़े से हॉल में जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, हमें वापस सुनाई देती है, वही प्रतिध्वनि होता है। तो इसकी न्यूनतम दूरी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 17 मीटर। हंटर आयोग नियुक्त किस घटना के पश्चात हुआ था? बताना है कि हंटर आयोग किस घटना के पश्चात नियुक्त हुआ था। हंटर आयोग बना था 1919 में। कब बना था? 1919 में। 8 सदस्य थे इसमें, 8 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष महत्वपूर्ण हैं, अध्यक्ष थे हंटर। कौन थे? लॉर्ड हंटर। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम हंटर आयोग रखा गया। ठीक है, इन्हीं के नाम पर। और ये आयोग बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब बना था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। कब बना था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सबसे प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में या पुराण में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसकी रचना पूछते हैं, रचना किसने की? रचना किसकी? ऋग्वेद की नहीं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। अब बताइए आप, ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया? कौन से ऋषि थे वो? नाम बताना कमेंट में। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ये कहाँ है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है बताइए? ये है सतीश धवन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पे है ये? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये है श्रीहरिकोटा में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा। कौन से राज्य में पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है बताइए? ये है अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा, जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। और इसके मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने। नूरजहां ने इसके मकबरे का निर्माण कराया था। लाहौर के पास एक जगह है शहादरा। ध्यान देना, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है, सबको पता है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन एक दो बार एग्जाम में ये जगह पूछी गई है कि लाहौर के ना देके ऑप्शन में शहदरा भी देते हैं, तो ध्यान रखना लाहौर के पास शहदरा। तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए
मतलब तेजस जो हल्का अपना लड़ाकू विमान है, इसके इंजन के निर्माण के लिए हमने किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ या जापान के साथ? तेजस जो इसका इंजन है ना तेजस का, इसका नाम है AF414। ये चर्चा में रहा था इसलिए महत्वपूर्ण है। AF414 ये इंजन का नाम है और इसके निर्माण के लिए अभी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से समझौता किया है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, अभी थोड़ी टाइम पहले ये समझौता हुआ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत का उल्लेख हुआ है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायत का उल्लेख हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये है भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में। लेकिन पूछा है कि ग्राम पंचायत शब्द का किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद होगा 40। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये 36 से लेके 51 तक है। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का कह रहा है कि काली मिट्टी पाई जाती है, बताना है कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या इनमें से सभी? तो काली मिट्टी आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, काली मिट्टी गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और एक और लिख लो, कर्नाटक में। कर्नाटक में इन 4 जगह पे काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में। ये चारों राज्य देखा जाए तो दक्षिण भारत का पठार, जो दक्कन का पठार है उसका उसी में आते हैं। मतलब इन चारों राज्यों में दक्षिण भारत के पठार का कुछ क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, और इस मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखना इसके नाम, इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी। और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी, ये पूछे गए हैं। ठीक है, इनके नाम ये दोनों याद रखना, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951 में, 1954 में, 1950 में या 1953 में? तो जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ध्यान देना, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, महत्वपूर्ण है। और इसी में अनुच्छेद 31 का और 31 खा, ये दोनों जोड़े गए। अनुच्छेद 31 का और 31 खा, इसी में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख मिलता है, इन्हीं अनुच्छेद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है, यानी कि भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है बताओ? भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। ठीक है, ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संविधान संशोधन, यानी कि यहाँ लिखा होगा मैं।
प्रस्तावना में संविधान संशोधन कितनी बार किया गया है? प्रस्तावना में आप सबको पता है कि एक बार मात्र संविधान संशोधन हुआ, वो भी 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसकी एक खास बात है, इसमें क्या जोड़ा गया सबसे ज़्यादा, बहुत कुछ इसमें जोड़ा तो बहुत सारी चीज़ें गई, लेकिन प्रस्तावना में मात्र एक बार संविधान संशोधन होने के बाद प्रस्तावना में जोड़ा गया समानता, पंथ निरपेक्ष, समानता, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द, समानता, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ये मूल संविधान में नहीं थे ये तीनों शब्द, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ये तीन शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्रीन मफलर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा है कि ये किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन मफलर है, ग्रीन मफलर ये क्या होता है कि रोडों के किनारे आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वो ऐसे ही नहीं लगाए जाते कि जगह खाली पड़ी है लगा दो, उसका एक लॉजिक होता है। उसका लॉजिक ये होता है कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करते हैं, समझ रहे हैं। तो आपने देखा होगा हाईवे पे या रोडों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं ज़्यादा से ध्यादा, है ना। और अब तो शहरों में भी रोड के बीच में जगह छोड़ के उस पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उसका लॉजिक है कि हरे पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करते हैं और ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यही विधि, जो पेड़ों के किनारे पेड़ लगाने की जो विधि है, इसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर। और ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये पेड़ क्या करते हैं कि गाड़ियों की आवाज़ और उनके हॉर्न की आवाज़, इन सबको अवशोषित कर लेते हैं और ध्वनि प्रदूषण को होने से रोकते हैं। बताना है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा ये नीदरलैंड का था, फ्रांस का था, हॉलैंड का था या पुर्तगाल का था? तो वास्को डी गामा ये कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था भारत में, ठीक है। और ये कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। और ये कहाँ है? कालीकट, केरल में, ठीक है। और इसका स्वागत किया था एक हिंदू राजा था, राजा जमीरन। ये पूछा जाता है कि इसका स्वागत किसने किया था भारत में? जब ये पहली बार आया तो इसका स्वागत किसने किया था? राजा जमीरन ने, ठीक है। और ये कहाँ का था निवासी? पुर्तगाल का, ये पुर्तगाल से आया था। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? ध्यान देना है, नहीं लेता है, बताना है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो संविधान में उल्लेख है कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा ये तीनों भाग लेती हैं, विधान परिषद भाग नहीं लेती। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना, निर्वाचित, ना कि मनोनीत भी होते हैं सदस्य। इन तीनों के, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा, तीनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और एक चीज और याद रखना, प्लस और कौन भाग लेता है? दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, ओनली निर्वाचित सदस्य, ठीक है, भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? सलगम, अदरक, गाजर, शकलकंद। बताइए कौन सा तना है? तो इसमें से तना है अदरक।
ये भूमिगत तने का उदाहरण है। अदरक के अलावा लहसुन, प्याज और हल्दी, आलू, ये भी तने के उदाहरण हैं, भूमिगत तने के उदाहरण हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सलगम, गाजर और शकलकंद ये तना नहीं है, ये जड़ है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है बताना है। पाकिस्तान शब्द, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है, पृथक राष्ट्र का सुझाव, पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था। और एक प्रश्न बनता है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है। तो पृथक राष्ट्र का सुझाव दिया था 1930 में, किसने, मोहम्मद इकबाल ने। किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता की बात करें तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, चौधरी रहमत अली, ठीक है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली, और इन्होंने ये 1933 में पाकिस्तान शब्द दिया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा इन्होंने 1930 में अपने दांडी मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू करके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी यात्रा शुरू करी थी इन्होंने, और इन्होंने नमक कानून तोड़कर, समझ रहे हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, बताना है। ये परियोजना दी गई हैं और नदियां दी गई हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी, हाँ ये बिल्कुल सही है, और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में, ध्यान देना। तवा प्रोजेक्ट कहाँ, कृष्णा नदी पर, नहीं भाई ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ये कहाँ है, तवा नदी, और ये है एमपी, मध्य प्रदेश में। और जो तवा नदी है ना, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की, याद रखना। मेट्टू डैम कावेरी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है, और ये है कहाँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ध्यान देना। और उकाई परियोजना तापी नदी पर है, बिल्कुल सही, और ये है गुजरात में, ठीक है। मतलब कौन सुमेलित नहीं था, तावा प्रोजेक्ट। ये किस नदी पर है, तावा नदी पर, ना कि कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, डैम्यूब नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं। डैम्यूब नदी का उद्गम स्थल किस देश में हुआ, डैम्यूब नदी का उद्गम किस पहाड़ी से हुआ, डैम्यूब नदी ये यूरोप महाद्वीप की सबसे अधिक देशों से निकलने वाली नदी है, ये भी पूछते हैं। यूरोप महाद्वीप के सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी, तो डैन्यूब नदी। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो डैन्यूब नदी। और यूरोप महाद्वीप की पहली सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। अब इसको बताना है कि इसका उद्गम किस देश में हुआ, तो इसका उद्गम हुआ है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है ये नदी, और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी है, और यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब पूछते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी, तब आंसर होगा हमारा क्या, वोल्गा। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये लिखी गई स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। ये कौन थे, ये महान वैज्ञानिक थे, भौतिक
भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है। और इनका निधन हो गया अभी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अभी मतलब अभी थोड़ी टाइम पहले 2018 में, लेकिन इनकी ये चर्चा में है, पुस्तक और पूछी जाती है लगातार, तब से ये पूछी गई कई एग्जाम में। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है? स्टीफन हॉकिंस की। ये महान भौतिक वैज्ञानिक थे, इनका निधन 2018 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मारियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक मूंगे या कोरल के लिए, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, या सर्वाधिक जहाज डुबाने के लिए? तो मारियाना खाई ये है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु। और इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर, 11,033 मीटर। और ये है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल नहीं खाता है? मतलब बताना है कि इनमें से कुछ देश दिए हैं भारत के पड़ोसी और उनका राष्ट्रीय खेल दिया है, तो बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जिसका राष्ट्रीय खेल मेल नहीं खाता। देखते हैं, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या बुजकाशी है? हाँ, सही बात है, ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का क्रिकेट? नहीं, बांग्लादेश का ये क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्या है? कबड्डी। बाकी भूटान का क्या है? तीरंदाजी, सही है। नेपाल का वॉलीबॉल, ये भी सही है। एक क्वेश्चन कबड्डी से पूछा जाता है कि कबड्डी खेल का जन्मदाता या उद्गम कहाँ हुआ? तो कबड्डी का उद्गम कहाँ हुआ? कबड्डी ये भारत में, समझे? कबड्डी का उद्गम भारत में हुआ, ये भी चीज़ ध्यान रखना। भारत जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? रुपया, देखो, सेशेल्स, मालदीव या मॉरिशस या ये सभी? तो अपना सही जवाब तो होगा ये सभी, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस, भारत में तो रुपया चलता ही है। इसके अलावा भारत का तो सबको पता है। इसके बाद वाला देश देखना, पाकिस्तान। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है। नेपाल, श्रीलंका, और एक देश और है इंडोनेशिया, ठीक है, ध्यान देना। ये 8 देश हैं, 5, 3, 8, ये 8 देश की मुद्रा रुपया है। अपना रुपया नहीं है गांधी जी वाला, इनका अपना रुपया है, अपने अपने देश का अपना रुपया है, लेकिन इन सब की मुद्राओं का नाम रुपया है, समझे? इन सब देशों की मुद्राओं का नाम रुपया है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, अगर ऑप्शन में ये सभी न देकर बांग्लादेश दे देते, और अक्सर लड़के सोचते हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब का मुद्रा रुपया है, तो बांग्लादेश अगर ऑप्शन में दे देते और फिर पूछते तो आंसर हमारा क्या हो जाता? बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ये भी ध्यान रखना। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किगाली किस देश की राजधानी है? एक प्रश्न राजधानियों से बन जाता है, तो बताना है किगाली किस देश की राजधानी है? सेनेगल की, रवांडा की, सूडान की या नाइजीरिया की? तो किगाली राजधानी है रवांडा की। अब बताइए सेनेगल की राजधानी क्या है? सेनेगल देश है, इसकी राजधानी बताइए। इसकी राजधानी है डकार, ठीक है, सेनेगल की राजधानी डकार। और सूडान की राजधानी सबको पता है, खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम। नाइजीरिया की राजधानी बताइए। नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है? नाइजीरिया की राजधानी लिखिए अबूजा, ये नाइजीरिया की राजधानी है, समझे?
चलिए, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न लाए थे हम आपके लिए। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो बहुत कुछ नया भी मिला होगा आपको सीखने के लिए। बाकी मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। ये ना सोचिए कि ये अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई या एग्ज़ाम अभी फॉर्म नहीं भरे गए। तैयारी का यही समय है और इसी टाइम पे तैयारी होती है। एग्ज़ाम डेट आने के बाद या फिर कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। अपने आप को बूस्ट करने के लिए ये सबसे बेहतर टाइम है। तो लगे रहिए, अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।